अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ 3 ऐसे पिलर्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में अगर आप ले आएँ 2025 में तो आप बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ स्टॉक्स की अपडेट भी शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो हमारी लास्ट आखिरी वीडियो है उसको बहुत पसंद किया और उसके साथ साथ आपने हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी आगाह किया कि जो स्टॉक मार्केट है उसका क्या रुझान बनेगा, आपका क्या एनालिसिस है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप हमारे साथ इंगेज हो रहे हैं। हमें आइंदा भी आप इस तरह की इंगेजमेंट की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी टॉप 3 इन्वेस्टमेंट टिप्स, जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, उसकी कॉन्टिन्यूएशन में आपको कुछ और मजीद ऐसे पिलर्स बताना चाह रहा हूं जो कि लाजमी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाने चाहिए ताकि आप जिंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी जो कामयाब इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जो हमारी स्ट्रैटेजी पहले चलती आ रही है आगे भी वही चलेगी। जो चीज़ उनको फैक्टर इन करनी चाहिए वो है जो कॉन्सेप्ट है लक का और रिस्क का। लक और रिस्क इंटरेस्टिंगली ये दोनों कजन्स हैं। लक होती है खुशकिस्मती और रिस्क होता है कोई चीज़ बुरी आपके साथ हो जाए या होने का एहतमाल हो। आई एम श्योर आपको माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के बारे में तो ज़रूर पता होगा और उसके साथ साथ उनके एक और पार्टनर थे पॉल एलन, जो उनके को फाउंडर भी थे माइक्रोसॉफ्ट के। ये जो जब बच्चे थे तो ये सियाटल अमेरिका की जो शहर है के करीब ही एक गिरदोनवा में एक स्कूल था जिसको लेक साइड स्कूल कहते थे। लेक साइड स्कूल में ये बच्चे पढ़ते थे और लेक साइड स्कूल की खास बात ये थी कि उसकी जो लैब है उसमें कुछ कंप्यूटर्स थे। उस दौर में 60s में या 70s में ये बड़ी अनहोनी बात थी क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत महंगे आते थे। तो खुशकिस्मती से एक मिलियनेयर थे जिन्होंने वो कंप्यूटर लेक साइड स्कूल की लैब को डोनेट किए हुए थे और ये 1 in a million चांस था बिल गेट्स के लिए कि वो उसी स्कूल में पढ़े जहाँ पे वो कंप्यूटर्स मौजूद थे, क्योंकि उनका सारा का सारा टाइम, अक्सर टाइम उसी लैब में कंप्यूटर्स पे काम करते हुए, प्रोग्रामिंग करते हुए गुजरता था। और ये इब्तिदा थी उस कंपनी की जो उन्होंने $1 billion कंपनी बाद में माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट की। और उनके साथ उनके जो बड़ी थे, जो सबसे बेस्ट बड़ी थे, वो पॉल एलन थे और वो दोनों मिल के सारा दिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते रहते थे और मुस्तकबिल के हसीन मंसूबे बनाते रहते थे कि हमने बड़े होके कंपनी बनानी है। लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं कि उनके साथ एक तीसरे दोस्त भी थे जिनका नाम केंट इवेंस है। केंट इवेंस भी उतने ही एंथुजियास्ट थे कि मैंने भी इनके साथ मिलकर प्रोग्रामिंग में, वो बहुत अच्छे थे, स्मार्ट थे और बिल गेट्स उनको बहुत ज़्यादा ओन करते थे। लेकिन बिल गेट्स ने उनकी कहानी भी सुनाई कि केंट इवेंस अनफॉर्चुनेटली एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में स्कूल ही में जाम बाक हो गए और वहीं उनकी डेथ हो गई। अब कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखें कि उसी स्कूल में वो पढ़ रहे थे। 1 in a million चांस था बिकॉज 3 दर्जन लोग हैं जो लगभग एक किसी भी माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में अमेरिका में जिनकी डेथ होती है हर साल। तो 1 in a million चांस था कि उसमें केंट इवेंट्स शामिल थे। तो एक तरफ तो खुशकिस्मती है बिल गेट्स की कि उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, लेक साइड स्कूल में रहते हुए एक जबरदस्त उनकी $1 billion कंपनी की बुनियाद बने, जबकि वही लेक साइड स्कूल में दूसरी तरफ जो केंट इवेंस है उनको रिस्क ने बुरी तरह हिट किया। तो लक एंड रिस्क काइंड ऑफ आर सेम फोर्स, सिमिलर फोर्स विद द सेम मैग्नीट्यूड। बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली फोर्सेस हैं जिन्होंने हिट किया बिल गेट्स को तो माइक्रोसॉफ्ट बना दी, बिलियनर बना दिया, जबकि केंट इवेंस को हिट किया तो वो रिस्क थे, वो जाम बाक हो गए और वो अपनी ज़िंदगी खो बैठे। तो ये है कॉन्सेप्ट रिस्क और लक का। अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को मेजर करना मुश्किल होता है बिकॉज आप इस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आप अपनी कामयाबी को भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में जो प्ले कर रहे होते हैं। कोई न्यूज़ है जो मार्केट को हिला के रख देती है, कोई रूमर है जो मार्केट को बिल्कुल गिरा देती है। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। अगर आप मार्केट में एवरेज में 50% भी राइट हो ना तो यू मेक अ गुड फॉर्चून, आप अच्छी इनकम और अच्छे पैसे बना लेते हैं। और अगर आप 50% रॉन्ग भी हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना कि आपने एक बस छक्का लगाया और उसके बाद आपने बाकी सारे फेलियर्स किए तो आप डूब जाएंगे। तो आपको यू नीड टू बी कंजर्वेटिव कि आप इस तरह खेलें, इस तरह कैलकुलेटेड रिस्क लें कि 50% तक आप जो है ना वो चीज़ ठीक कर लें और 50% आप गलत भी हो गए तो खैर है आप बच जाएंगे। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड लक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टिंग। अब आते हैं दूसरी बात पे जो कि है कि जब हम इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं, हम पैसा बनाते हैं, हम प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें। आपको पता होना चाहिए कि यार कब जो है मैंने इससे एग्जिट लेना है। एक ज़माना था जो पाकिस्तान के हर घर में या कम से कम जब बाइक्स होती थी 80s में 90s में, तो लोगों का ख्वाब होता था कि यार हमारे पास सुजुकी FX जो बिल्कुल छोटी सी गाड़ी थी या सुजुकी मेहरान, किसी तरीके से हम ये गाड़ी ले सकें।
तो अक्सर लोगों का ये पाकिस्तान में उस ज़माने में ये ख्वाब होता था। और जब वो गाड़ी ले लेते थे तो फिर उनका नेक्स्ट ख्वाब ये होता था कि हमने टोयोटा करोला गाड़ी लेनी है, या तो हमने 86 मॉडल की करोला लेनी है, या 88 मॉडल या 95 की करोला लेनी है, या फिर हमने होंडा सिविक लेनी है। तो होता क्या है कि जो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आप सोशल प्रेशर की वजह से आप देखते हैं कि यार मेरे साथ वालों के पास कौन सी गाड़ी, तो मेरे पास भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, उससे भी बेहतर होनी चाहिए। इस तरह आपकी जो घर है किसी का साथ वाले का वो ज़्यादा अच्छा है तो आप कहते हैं मेरा घर भी इस तरह का होना चाहिए। तो सोशल प्रेशर में आगे ना आपके जो गोल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, गोल पोस्ट मूव करती रहती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इन्वेस्टिंग में आपने जब तयन कर लिया कि मैंने इसमें से इतने पैसे जनरेट करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने फैसला किया मैंने 10 करोड़ बनाने हैं, तो जब आपने बना लिया तो बस करें, फिर अपना टाइम फैमिली को दें, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मनी का जो रोल है वो आज़ादी है, फ्रीडम है। आपको जो रियल पावर ऑफ मनी है वो यही है कि आपको इनेबल करती है अपने प्यारों के साथ वक्त गुजार सकें, जो चीज़ आपको पसंद है। अगर आपको फिटनेस और हेल्थ एक्सरसाइज पसंद है तो आप वो कर सकें, अगर आपको बाहर जाकर किसी हॉलीडे करना पसंद है तो आप वो कर सकें, आप ट्रैवल कर सकें, दुनिया देख सकें, इन चीज़ों की फ्रीडम आपके पास होनी चाहिए। तो ये लाजमी है कि आप तयन करें, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें कि यहाँ तक खेल के मैं मार्केट से निकल आऊँगा। इसी पैराए में अगर मैं आपसे शेयर करूँ स्टोरी रजत गुप्ता की, जो कि एक नामी ग्रामी लीडर रहे हैं और मिड 40s में ये मैकिन्जी कंपनी जो दुनिया के टॉप इन्वेस्टिंग फर्म्स में से एक है उसके सीईओ थे, और इनकी वर्थ तकरीबन $100 मिलियन पे जा चुकी थी। लेकिन इन्होंने इस पे ही बस नहीं की, इनका दिल करता था कि मैं $1 बिलियन क्लब का भी हिस्सा बनूं। तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने शुरू कर दिए जो कि ज्यादा अच्छे नहीं थे, या नेगेटिव स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। एक वक्त ऐसा है कि आगे जाके ये गोल्डमैन सैक्स, एक दुनिया की अगेन बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये शामिल हो गए। तो कुछ वक्त ऐसा आया, गोल्डमैन सैक्स की आजमाइश का दौर था कि जब उसके पास इट वाज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, तो वॉरेन बफेट ने इवेंचुअली डिसाइड किया कि इसको सेव करने के लिए वो इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट करेंगे गोल्डमैन सैक्स में। ये एक ऐसी खबर थी जो गोल्डमैन सैक्स के स्टॉक्स को बहुत ऊपर लेके जा सकती थी। अभी ये न्यूज़ आउट नहीं हुई थी, कुछ ही सेकंड हुए थे वॉरेन बफेट की उनकी मीटिंग के, जो सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वॉरेन बफेट के साथ मीटिंग से, और रजत ने फोन उठाया, एक फोन मिलाया एक राज नामी हेज फंड मैनेजर को, और उनसे कहा कि जो भी उनकी बातचीत हुई उसके एग्जैक्टली 2 मिनट बाद राज ने 1,75,000 स्टॉक्स खरीद लिए गोल्डमैन सैक्स के। बाद में वो चीज़ मंजरे आम पे आई, वो जो स्टॉक है वो अप्रिशिएट हुआ, न्यूज़ ब्रेक हुई। लेकिन ये जो चीज़ है जो इन्होंने की रजत गुप्ता ने, उनको राज को एक इन्फॉर्मेशन पास की कंपनी की, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, और एक ये अमेरिका में एक संगीन जुर्म है। तो वो दोनों पकड़े गए और अब वो जेल में चक्की पीस रहे हैं। तो रजत के केस में उन्होंने बस नहीं किया जब वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना चुके थे कि वो बस कर दें। $1 बिलियन के चक्कर में उन्होंने लालच में बहुत आगे चले गए। तो लाजमी है कि आप यू नीड टू डिफाइन फॉर योरसेल्फ व्हेन इट इज इनफ कि आप बस कर दें। तो दैट इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट। आजकल जैसे आपको नजर आ रहा है कि मार्केट इस वक्त काफी अच्छी चल रही है, स्टॉक इंडेक्स जो KSE 100 है वो 118K 119K पे चल रहा है, तो अभी भी इसके अंदर काफी पोटेंशियल है, और शायद ये KSE 100 150K तक चला जाए। लेकिन जिस लेवल पे ये आ चुका है, ये बड़ा अच्छा वक्त है आपके लिए कि आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें और एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे इसमें एंटर हुए थे मार्केट में, वैसे वैसे निकलने की भी स्ट्रैटेजी प्लान करें, एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कैसे प्रॉफिट टेकिंग करके आप इसमें से निकलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स का तयन करें। व्हेन इट इज़ इनफ देन यू शुड स्टार्ट टेकिंग प्रॉफिट्स। अब हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। मैंने अपनी मिस्टेक से ये लर्न किया है स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में कि अगर आप मार्केट से बाहर हो ना तो यू आर एट अ लॉस। यूजली स्मार्ट से स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी दे कैन नॉट टाइम द मार्केट। मार्केट इज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन। कभी कोई खबर आ जाएगी अच्छी तो मार्केट एकदम जंप ऊपर का बना लेगी ट्रेंड, कभी न्यूज नीचे की आ जाएगी तो एकदम नीचे की तरफ चली जाएगी। लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, निकालते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, देखते हैं यार ये नेक्स्ट मूव क्या होगा, लेकिन अक्सर औकात 50% ऑफ द टाइम मार्केट डिफरेंट परफॉर्म कर देती है। तो इवन व्हेन यू हैव डन द फंडामेंटल एनालिसिस, यू हैव डन द टेक्निकल एनालिसिस, अगेन मार्केट कैन सरप्राइज यू, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोई वॉर हो जाती है किसी कंट्री में, कोई पॉलिटिकल अपसेट हो जाता है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कंट्रीब्यूट करती हैं मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने में। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपको मार्केट के अंदर रहना चाहिए। मीन्स कि आप मार्केट में अंदर रहने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। सो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इज अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको लाजमी तौर पर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सैलरी ₹1,00,000 पर मंथ है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर आप सेविंग करते हैं ₹5,000 की, तो आप इसको इन्वेस्ट करें हर महीने स्टॉक्स में। कम रेन और सनशाइन, बेशक सर्दी हो गर्मी हो, अच्छी मार्केट हो बुरी मार्केट हो, आपने ये इतना ही अमाउंट मार्केट में लगाना है। आपने जब हालात बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर गई हो तो फोमो में नहीं आना, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना, लालच में नहीं आना कि मैं सारा का सारा पैसा उसमें डाल दूँ, बल्कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत उतना ही अमाउंट 5,000 उसमें डालना है
हर महीने जो आपने पहले से प्लान किया हुआ है। यू विल सी के 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद आप उनसे बेटर ऑफ होंगे जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो पिक एंड चूज़ करते हैं स्टॉक्स को और मार्केट की टाइमिंग को देखते हैं कि कब ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है तो स्टॉक बाय करें, कब ऊपर जा रही है तो उसमें से निकल जाएं। यू विल बी फार बेटर, आप उनसे बहुत बेहतर रहेंगे। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसके साथ साथ एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि जो मैंने आपसे बात की थी कि रिफाइनरी के अंदर पोटेंशियल है, तो रिफाइनरी की एक जो खबर है वो ये है कि 7 जनवरी को कल SAFC की मेन एक मीटिंग होने जा रही है ओगरा और जो सारी रिफाइनरीज हैं उनके साथ, जिसमें जो अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीमेंट्स है उसके ऊपर काम होगा और पॉलिसी से रिलेटेड उस पर डिस्कशन होगी। तो देखते हैं उसका आउटकम क्या निकलता है, लेकिन इसकी बेसिस पे रिफाइनरी के स्टॉक्स ऊपर या नीचे जा सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। इफ़ यू डिड, हमें लाइक कर दें और इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसमें हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और यूजफुल कंटेंट लेकर आने लगे हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपको लेके जाएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।